हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग का वीडियो है एसएससी जेईई का प्रैक्टिस नंबर 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पूछा गया है थ्री करंट्स I1, I2 एंड I3 आर अप्रोचिंग अनोड, यानी तीन धाराएं हैं I1, I2, I3 जो किसी एक नोड पर पहुंच रही है, जिसमें आपको I1 की वैल्यू दे रखा है। I1 का मान दिया गया है 10 sin 400t प्लस 60 डिग्री, और जो करंट I2 है इसकी वैल्यू दे रखा है 10 sin 400t माइनस में 60 डिग्री, और आपसे कह रहा है कि I3 की वैल्यू क्या होगी बताइए। ठीक, देखिए समझ लेते हैं। सपोज है कि कोई लोड है, यहाँ पे तीन धाराएं आ रही हैं, जैसे I1, I2, I3। ठीक, तो KCL के नियम से क्या लिखेंगे? KCL के नियम से लिखेंगे हम क्या कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, या फिर I3 इज इक्वल टू माइनस में I1 प्लस I2। ठीक, यहाँ तक हमारी समझ में आने बात, पक्षांतर किया गया केवल। तो अगर हम लोग इसको फेजर डायग्राम से सॉल्व करें तो काफी इजी हो जाएगा सॉल्व करना। देखिए कैसे, तीन धाराएं हैं जिसमें एक के लिए बोला गया है कितना, प्लस 60 डिग्री। भाई दोनों में क्या है, ओमेगा टी की वैल्यू सेम है। ये 60 डिग्री प्लस पे है, 60 डिग्री माइनस पे है। प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, इसको हम लोगों ने अपने वीडियोस में देखा है, जिसमें हम लोग एसी डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो वहां से हम लोग को ये मालूम है कि देखिए अगर बनाने का प्रयास करें, ये करंट हो गई I1। ठीक, तो ऐसे समझ लेते हैं इसको लेकर रेफरेंस है, ये हमने कितने डिग्री पर 0 डिफरेंस हो गया। वहां से जो I1 करंट है क्या है, प्लस 60 डिग्री पर है। मतलब यहाँ से हम लोगों ने मान लिया ये करंट हो गई होगी I1 प्लस 60 डिग्री पर, और दूसरी करंट जो I2 है वो रेफरेंस लाइन से कहाँ पर होगी, माइनस। माइनस का मतलब क्या था, हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे थे। ठीक है, उसी तरह ये हो जाएगा हम लोग का I2 60, ये 60 अगर दोनों के बीच में कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक, तो I1 और I2 को जब जोड़ोगे वही वैल्यू किसकी होगी, I3 की हो जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ। तो जोड़ने का तरीका हम लोगों ने फेजर में पढ़ा है कि पैरेलल में लाइन खींचेंगे, जहां पे कट करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे सही बना नहीं है, मतलब इसी पे आता रिजल्टेंट। तो लोगों ने फार्मूला पढ़ा था क्या, I1 का स्क्वायर यानी I3 की जो वैल्यू होगी क्या होगी, माइनस में। ठीक, तो दोनों रिजल्टेंट क्या होगा, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 इनटू cos अल्फा। अल्फा क्या था, तो दोनों के बीच का कोण था। तो कर लेते हैं, पूरे का निकालेंगे, अंडर रूट I1 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड कितना है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस I2 का स्क्वायर 100 प्लस 2I1 की वैल्यू 10, I2 की वैल्यू 10, cos अल्फा यानी cos कितना 120 डिग्री। इसी को सॉल्व कर लीजिए, माइनस के साथ क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट में 100 प्लस 100 प्लस, देखिए cos 120 की वैल्यू 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 इंटू cos 120 की वैल्यू कितना -1/2। ये कैंसिल, ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 दाम 100, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 10 आ जाएगा, माइनस में 10 आ जाएगा। और दोनों एंगल सेम है तो डिफरेंस भी कितना होगा 0 डिग्री का होगा। फिर अगर डिफरेंस हमको नहीं भी मालूम है तब भी हम मैग्नीट्यूड से आंसर बता सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में क्या पूछा है, माइनस में 10 नहीं तो आ रहा है sin 400t। ठीक, बात समझ में आई? तो ये आपको समझाने में टाइम लगा, बाकी अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली 2 लाइन में आंसर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा सी। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, द ट्रांसमिशन लाइन डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले हैव द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट डायरेक्शन इज, यानी ऐसा कौन सा रिले है जिसमें
डायरेक्शन को लेकर भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की व्यवस्था की जाती है। तो कौन सा रिले है, हम लोग को मालूम होना चाहिए, महो रिले। महो को हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिटेंस रिले। दोनों का एक ही नाम, चाहे महो रिले बोलिए चाहे एडमिटेंस रिले बोलिए, एडमिटेंस से प्रयोग करते हैं वाई से। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शनल रिले की श्रेणी में आता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे इसमें पूछा गया है महो रिले इज अ, महो रिले क्या होता है, वोल्टेज रिस्ट्रेन डायरेक्शनल रिले है कि वोल्टेज रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले है, डायरेक्शन रिस्ट्रेन ओवर करंट रिले है, या फिर डायरेक्शन रिस्ट्रेन ओवर वोल्टेज रिले होता है। तो महो रिले एक डायरेक्शनल रिले है, मतलब कि जो ऑपरेट करेगा डायरेक्शन को लेकर ऑपरेट करेगा, और जो इसके रिस्ट्रेन टार्क, क्योंकि रिले में दो टार्क होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग टार्क, दूसरा होता है रिस्ट्रेन टार्क। तो यहाँ पे रिस्ट्रेन टार्क प्रोड्यूस करता है वो पीसी प्रोड्यूस करती है, मतलब वोल्टेज रिस्ट्रेन हो जाएगा, वोल्टेज रिस्ट्रेन हो जाएगा, और ये किस पे ऑपरेट करेगा, डायरेक्शन पे, तो वोल्टेज स्ट्रेन डायरेक्शनल रिले ही होता है हम लोग का क्या, महो रिले। ठीक, चलिए यानी ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है एनी बाइंडिंग ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर डेवलप शॉर्ट सर्किट, यानी ट्रांसफार्मर में कोई बाइंडिंग शॉर्ट सर्किट कब उत्पन्न करेगी, जब उसके कनेक्शन लूज होंगे, या फिर जब उसका इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा, या फिर जब उसको इम्पल्स वोल्टेज मिलेगा, या फिर डी जब उसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर हो या फिर कोई और बाइंडिंग हो, जब भी बाइंडिंग की जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, लिमिट कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं। वो होता क्या है, प्रकार से कुछ अलग की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो सॉरी, तो उसमें होगा क्या, अब दो बाइंडिंग यहाँ पे टच करेंगी, आपस में शॉर्ट नहीं होंगी, लेकिन अगर इंसुलेशन आपका फेल हो जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होने से वोल्टेज की वैल्यू घट जाएगी और करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। शॉर्ट सर्किट होने से वोल्टेज की वैल्यू घटेगी, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है इन अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडिंग, यानी स्टार कनेक्टेड सिस्टम है लेकिन इसमें न्यूट्रल की ग्राउंडिंग नहीं की गई है। ठीक, उसमें जीरो सीक्वेंस करंट की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए अगर ये न्यूट्रल ग्राउंडिंग नहीं है, विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडिंग है, तो उस केस में जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट किससे लिखते हैं, आई नॉट। जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। उसमें आपको जीरो सीक्वेंस करंट नहीं प्राप्त होगी। लेकिन अगर ये ग्राउंडिंग होती, इसमें न्यूट्रल की ग्राउंडिंग की जाती, और अगर सॉलिड ग्राउंडिंग होती, मतलब इंपीडेंस जीरो हो जाता, तब उस केस में आपको 3 गुना अधिक करंट प्राप्त होने लगती। ठीक, तो यहाँ पे पूछा क्या था, विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडिंग पूछा था, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। इसके कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, जो सीक्वेंस करंट का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, फॉल्ट एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे कि होता क्या है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस के कंपोनेंट। चलिए नेक्स्ट, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है सीरीज कैपेसिटर ऑन ट्रांसमिशन लाइंस आर ऑफ लिटिल यूज व्हेन, यानी जो सीरीज कैपेसिटर ट्रांसमिशन लाइन के होंगे उनका बहुत ही कम प्रयोग किया जाएगा। कब, जब आपको लोड वीआर की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होगी, या फिर बहुत अधिक मात्रा में आपको लोड वीआर चाहिए, या फिर जो लोड वीआर है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तब हम ऐसा करेंगे। या फिर डी बोला है सीरीज कैपेसिटर आर नेवर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, यानी ट्रांसमिशन लाइन में कभी भी सीरीज कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया जाता। बताइए क्या होगा इसका, देखिए जब आप ट्रांसमिशन लाइन के सीढ़ी क्रम में कैपेसिटर लगा दोगे, ठीक, तो अब आप ये बताइए इसमें एक्सेल तो पहले से ही था, अब एक्सेल एक्सी दोनों कंपोनेंट लगा रहे हैं, तो आपको मिलेगा क्या, एक्सेल माइनस एक्सी, क्या मिलेगा, एक्सेल माइनस एक्सी। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले की तुलना में घटेगी, मतलब जो लोड वीआर की रिक्वायरमेंट आपको कम होगी, तब हम लोग यूज करेंगे सीरीज कैपेसिटर का। ठीक, बात समझ में आई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा कि सीरीज कैपेसिटर का यूज हम करेंगे कब, जब हमको लोड वीआर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम प्राप्त करनी होगी तब। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें पूछा गया है
ए ट्रांसमिशन लाइन इज डिस्टॉर्शनलेस इफ, यानी ट्रांसमिशन लाइन को डिस्टॉर्शनलेस कब कहा जाएगा। ठीक, देखिए याद रखिएगा कंडीशन को चेंज कर करके भी दे देता है। आर स्क्वायर बराबर अंडर रूट एल बाई सी, ये भी सेम कंडीशन है। इसी को तोड़ मरोड़ कर और इस तरह लिख सकते हैं, आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं लोग, आर इंटू आर इज इक्वल टू, यहाँ आर बराबर अंडर रूट एल बाई सी। ठीक है, इधर रूट हटाएंगे क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एल बाई सी, ये भी कंडीशन होती है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, आर इंटू आर एल बाई सी। आर को क्या लिखा जा सकता है, आर का क्या लिख सकते हैं, 1 बाई जी, 1 बाई जी इज इक्वल टू एल बाई सी। ये भी देता कभी कभी आर बाई जी इज इक्वल टू एल बाई सी। तो चाहे ऐसे लिखे चाहे ये लिखे, ये सारी कंडीशन किसकी है, ट्रांसमिशन लाइन में डिस्टॉर्शनलेस होने के लिए ये शर्त का पूर्ण होना आवश्यक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी देखिएगा ध्यान से, तो इसको गुणा कर दीजिए आप, क्या मिलेगा, आर सी इज इक्वल टू एल इंटू जी। बोलिए आर सी इज इक्वल टू एल इंटू जी। ये सब क्या है, एक ही है, बस तो लिखने का तरीका अलग अलग हो गया है। तो इस कंडीशन के मैच होने पर जो ट्रांसमिशन लाइन होता होगी डिस्टॉर्शनलेस हम लोग को प्राप्त होगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा गया है, द आइज ऑफ अ वेल्डिंग ऑपरेटर मस्ट बी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट, यानी जो वेल्डिंग करते हैं उनकी आंखें किस किरण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम जो हैंडल यूज करते हैं ना, ग्लास, वो कौन सा ग्लास किस लिए यूज करते हैं, किस किरण को रोकने के लिए। ठीक, पहला है इंफ्रारेड रेडिएशन को, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, या फिर दोनों को, या फिर डी ऑप्शन है सोलर रेडिएशन को। तो जो वेल्डिंग करने के लिए हम लोग ग्लास यूज करते हैं वो चाहे आपका इंफ्रारेड रेडिएशन हो चाहे आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, दोनों को ही रोकने के लिए हम लोग ग्लास का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या मेंशन करेंगे, सी। ठीक, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा गया है, द मेन एप्लीकेशन ऑफ इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस इज टू मेल्ट, यानी जो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस होती है उसका यूज आप किसको पिघलाने में करोगे। ऑप्शन दिया गया है आयरन को, स्टील को, नॉन फेरस मेटल को, या फिर नन ऑफ द अबव। ये सब आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में आगे जाते हैं। तो जो नॉन फेरस मेटल होते हैं, जो नॉन फेरस मेटल हैं, इनको पिघलाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनडायरेक्ट आर्क फर्नेसेस का। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 10, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन इज प्रिफर्ड इन, यानी परिवर्तनीय गति कहां पर आप प्रयोग में लाओगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। पहला दिया है वाटर पंप में, या फिर सीलिंग फैन में, या फिर एग्जॉस्ट फैन में, या फिर रेफ्रिजरेटर में। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या चूज करेंगे, सीलिंग फैन में क्या करना आपको, कभी ज्यादा स्पीड चाहिए, कभी स्पीड क्या चाहिए, कम चाहिए होती है। तो ऑप्शन नंबर बी, सीलिंग फैन में हम लोग को वेरिएबल स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित को पढ़िए, साइन फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, प्रायोरिटी फ्लैग, या फिर ऑक्सिलरी फ्लैग। चार आपको फ्लैग दिए गए हैं। पूछा है विच ऑफ द अबव फ्लैग इज और नॉट प्रेजेंट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, मतलब 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो चार फ्लैग दिए गए हैं उनमें से कौन सा यूज होता है। साइन फ्लैग, जी हाँ उसका यूज किया जाता है। ट्रैप फ्लैग, इसका भी यूज करते हैं। प्रायोरिटी फ्लैग का भी यूज किया जाता है साइन को लेकर। ठीक है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, सॉरी ट्रैप फ्लैग का यूज नहीं करते। 8085 में ट्रैप फ्लैग का यूज हम नहीं करते, ऑक्सिलरी कैरी का यूज करेंगे, प्रायोरिटी का करेंगे, साइन का करेंगे, और एक होता है कौन सा, जीरो फ्लैग का भी यूज किया जाता है। जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें हम लोग फ्लैग का यूज करते हैं। जीरो फ्लैग भी यूज किया जाता है। जो आपका ट्रैप फ्लैग है, ट्रैप फ्लैग का यूज नहीं किया जाता है। तो ये पूछा कौन सा किया जाता है, तो जो तीनों हैं 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 में ऑप्शन नंबर डी,
सही हो जाएगा कि आपका साइन फ्लैग, आपका ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और बैटरी फ्लैग का यूज किया जाएगा। जीरो फ्लैग भी यूज होता है 80-85 में, तो यहाँ पे नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर, टर्न ऑफ अ थाइस्टर टेक प्लेस व्हेन, थाइस्टर टर्न ऑन कब होगा? तो देख लेते हैं थाइस्टर या फिर एससीआर। यही होता है, ठीक। एनोड, ये क्या है कैथोड, ये क्या हो जाएगा गेट, ये तो होगा। हम बोलते हैं एनोड कैथोड और ये क्या टर्मिनल है, गेट का टर्मिनल है। तो जब आप एनोड को पॉजिटिव कैथोड को निगेटिव, यानी कैथोड एनोड की तुलना में कैथोड का होना चाहिए निगेटिव पर होना चाहिए, और गेट के द्वारा एक्टिविटी करने की एक्टिविटी है किसी भी तरह का नाम करोगे, लेकिन उसके लिए कंपलसरी चीज क्या है कि एनोड को पॉजिटिव से कैथोड को निगेटिव से आप जोड़कर रखिए, तभी आपका जो एससीआर थाइस्टर है होगा टर्न ऑन हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव, एनोड टू कैथोड वोल्टेज पॉजिटिव, नहीं कैथोड का वोल्टेज क्या है निगेटिव है, ये गलत पहला ऑप्शन। दूसरा क्या है एनोड टू कैथोड वोल्टेज निगेटिव, एनोड टू कैथोड वोल्टेज निगेटिव, तो जी हाँ कैथोड वोल्टेज क्या है निगेटिव, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए 12 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें मॉड्यूलेशन क्या होता है? इंप्रूविंग द फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमीटर, या फिर भी कंबाइनिंग सिग्नल एंड द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, तीसरा है जनरेटिंग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, या फिर डी रिड्यूसिंग डिस्टॉर्शन इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे तो मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया की जाती है, जब वो स्टेशन में पहुंच जाएगा रिसीविंग स्टेशन को, वहां पे क्या करते हैं लोग डीमॉड्यूलेट करते हैं, जो भी डेटा है उसको क्या सिग्नल के रूप में भेजा जाता है। तो मॉड्यूलेशन में हम करते क्या है, दो सिग्नलों को मिला दिया जाता है, दो सिग्नलों को मिला दिया जाता है, और तब उसको हम लोग ट्रांसमिटर साधन से क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं अगले स्टेशन तक। जब वो रिसीविंग स्टेशन में पहुंचेगा तो वहां पे क्या किया जाएगा, उसको डीमॉड्यूलेट किया जाएगा, जो सिग्नल हमने मिलाया था उसको क्या करेंगे फिर से अलग करेंगे। तो जब आप दो सिग्नल को कंबाइन करोगे, कंबाइनिंग का जो प्रोसेस है ये आपका मॉड्यूलेशन में आएगा, ठीक। और जब आप क्या करोगे सेपरेट कर दोगे, उसको अलग अलग कर दोगे, तब वो क्या कहलाएगा डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा, ठीक है। ये टर्म्स आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन मतलब क्या करना अलग करना, मॉड्यूलेशन मतलब क्या करना उसको मिला देना, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कंबाइनिंग सिग्नल एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेशन के रिस्पेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 14। फॉलोइंग इज अ 16-bit रजिस्टर फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी आपको चार ऑप्शन दिए गए, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा 16 बिट का है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, स्टैक पॉइंटर, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी, ठीक। तो चलिए बताइए 8085 आपका जे लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 8085 में आपका एक होता है स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर जिसका काम क्या है, स्टैक पॉइंटर जो होता है, जैसे हम लोग करते क्या हैं, हम लोग गाना सुनते हैं, अगर कंप्यूटर में गाना सुनना है हमको तो हम लोग करते क्या सेट कर देते हैं, पहले ये दूसरा ये तीसरा चौथा ये। तो ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा इनपुट को हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक। ये काम किसी और का नहीं बल्कि क्या है स्टैक पॉइंटर का ही होता है। तो स्टैक पॉइंटर एक 16 बिट का ही रजिस्टर होता है, ये आपका 16 बिट का रजिस्टर है जो कि डिसाइड करेगा इनपुट को किस क्रम में आना है और आउटपुट को किस क्रम में जाना है, ठीक। ऑप्शन में इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 2 to 7 विल बी, यानी डेसिमल नंबर दिया गया है 2 to 7, इसका आपको कन्वर्जन बताना है किसमें हेक्साडेसिमल में। तो करें क्या 16 से भाग दे देते हैं, 16 कितना बचेगा 6, 4 2 22 6, फिर क्या हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 64 67 बचा ना 67, 64 3 बच गया, 3 लिख दीजिए, फिर कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा, पूरा पूरा कितना बच जाएगा 14 बच जाएगा। लिखना कैसे होता है नीचे से ऊपर। अब क्या 14 लिखा जाता है इस डेसिमल में,
नहीं, केवल कहाँ तक लिखते हैं 9 तक लिखते हैं। ठीक है, 10 11 12 13 14 क्या हो जाएगा A B C D और E। तो 14 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग E और नीचे से कहाँ लिखेंगे ऊपर, यानी इसमें कितना हो जाएगा E 3 base 16। जो 227 227 डेसिमल है उसको हम लोग E3 बोलेंगे, जिसमें हेक्साडेसिमल में। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बी, नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है इन an RC phase shift oscillator, the minimum number of RC networks to be connected in a cascade will be। यानी जो आपका फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होता है, ऑसिलेटर क्या होता है, ये आपका फ्रीक्वेंसी को वेरी करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो उसमें एक होता है आपका आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो इसमें जो आपका आरसी के कितने आप कास्केड कनेक्शन का प्रयोग करते हैं, तो चाहे जितने कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली होता है वो कितना होता है 3 पेयर्स हम लोग आर और सी के सीरीज ऑफ पैरेलल में आरसी को सीरीज पैरेलल में लगा कर उसकी कास्केड का मतलब क्या होता है, पहले का आउटपुट अगले के इनपुट के रूप में जाएगा, तो वो कहलाता है हम लोग का क्या आरसी कास्केड कनेक्शन कहलाता है। तो उसमें हम लोग आरसी का क्या करते हैं 3 यूज करते हैं, आरसी का कॉम्बिनेशन उसको कास्केड में जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो कितने हो जाएगा यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे जिसमें पूछा गया है, ये भी उसी से ही है, इन 3 RC कॉम्बिनेशन ऑफ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर ईच RC गिव्स अ फेज शिफ्ट ऑफ। यानी आपका जो एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर था उसमें आपके RC के 3 कास्केड कनेक्शन यूज में लाए गए हैं, तो प्रत्येक RC कितना डिग्री का डिफरेंस देगा। तो याद रखिएगा इसके इनपुट आउटपुट में कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक, अब जितना आरसी का आपने कास्केड कनेक्शन यूज किया है 2 3 4 5, ठीक है, उतने से भाग दे दीजिए और प्रत्येक आरसी उतना डिग्री ही शिफ्ट करेगा। तो कितना बोला क्वेश्चन में, कितना बोला है 3 बोला है, 3 लगे हुए हैं, 3 से भाग दीजिए कितना जाएगा 60 डिग्री। यानी एक जो आरसी है वो 60 डिग्री फेज शिफ्ट आपका प्रोवाइड करेगा। ये ऑप्शन नंबर 17 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस आर यूज्ड इन। यानी जो आपकी मंदायन हानियां है और बौड़ धारा हानियां है वो किसमें प्रयोग में लाई जाएंगी, रेजिस्टेंस हीटिंग में, जी नहीं, इलेक्ट्रिक हीटिंग में, बिल्कुल नहीं, इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील या फिर इंडक्शन हीटिंग ऑफ ब्रास। ठीक, देखिए दोनों इंडक्शन हीटिंग ही है, लेकिन जो हम यूज करेंगे वो इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील में यूज करेंगे, दोनों हानियों का, एडी करंट हानियों का भी और हिस्टेरेसिस हानियों का भी। ठीक है, यहाँ की हानि स्टील में क्या होंगी ज्यादा होंगी, इसलिए दोनों हानियों से बस उसको क्या किया जाएगा, पिघलाया जाएगा या फिर गर्म किया जाएगा। ठीक बंधु, इन पे इसमें पूछा गया है इन इंडक्शन हीटिंग क्या है। पहला दिया गया है हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द करंट इंड्यूस्ड इन अ चार्ज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन। यानी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो जो चार्ज है, चार्ज का मतलब होता है जिस पदार्थ को आपको गर्म करना उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो उस चार्ज में जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा धारा उत्पन्न हुई है उसकी वजह से हीट उत्पन्न होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। फिर बोल रहा है बी में द रेजिस्टेंस ऑफ द चार्ज मस्ट बी लो एंड द वोल्टेज अप्लाइड मस्ट बी हाई इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट। तो ये भी सही है कि आपको जो चार्ज है, जो चार्ज का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब आपका इंडक्शन हीट काफी इफिशिएंट वे में आपको हीट प्रोड्यूस करके देगी। सी बोल रहा है मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी इजिली ट्रीटेड इन कंपेरिजन टू द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यानी जो चुंबकीय पदार्थ हैं वो अचुंबकीय पदार्थों की तुलना में जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी डी वाला ऑप्शन ऑल ऑफ दी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडक्शन हीटिंग के बारे में ही पूछा था, तो हम लोग यूटिलाइजेशन में सारी हीटिंग के मेथड को पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। In a load flow study of a power system, a voltage control bus is specified by। यानी जो आपका पावर सिस्टम है
उसमें जो आपका कंट्रोल बस है वो किसके लिए डिजाइन किया गया होता है। पहला दिया है रियल पावर एंड रिएक्टिव पावर के लिए, रिएक्टिव पावर एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड के लिए, या फिर वोल्टेज एंड वोल्टेज फेज एंगल के लिए, या फिर डी रियल पावर एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड के लिए। ठीक, देखिए जब भी आपसे इसमें क्या कंट्रोल बस की बात पूछा है, वोल्टेज कंट्रोल बस की, तो जो वोल्टेज कंट्रोल बस होता है एक तो वो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे ही होगा डिपेंड, सीधी सी बात है, वो आपका वोल्टेज मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। फिर एक चीज याद रखिएगा, जैसे से आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे तो जो पावर सिस्टम की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। दैट्स मीन जो रियल पावर है, जो आपकी रियल पावर है मतलब किलोवाट वाली पावर है, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा वोल्टेज कंट्रोल बस को डिजाइन में लाने के लिए। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग मेंशन करेंगे डी, रियल पावर एंड द वोल्टेज मैग्नीट्यूड हम डिसाइड करेगा कि कंट्रोल बस जो हम लोग का वोल्टेज वाला है वो किस प्रकार का है। ठीक, अगर ज्यादा पावर होगी तो उसकी डिजाइन थोड़ा अलग प्रकार से की जाएगी, अगर कम होगा तो उसकी डिजाइन क्या होगी, कुछ अलग प्रकार से की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे इसमें पूछा गया है द पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज, जो पावर ट्रांसमिशन की कैपेसिटी है ट्रांसमिशन लाइन की किस पे डिपेंड करेगी, प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिशन वोल्टेज, या फिर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिशन वोल्टेज, या फिर डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो देखिए जो पावर ट्रांसफर की कैपेबिलिटी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है वोल्टेज के स्क्वायर पर। अभी भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही पढ़ा कि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या डिजाइन करते हैं, जो वोल्टेज कंट्रोल बस है उसकी डिजाइन की जाती है। ठीक, समझ में आई बात। तो पावर जो ट्रांसफर कैपेबिलिटी है ट्रांसमिशन लाइन की वो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछा गया है इन अ मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर द ऑयल इज यूज्ड। देखिए दो ओसीबी होते हैं, ओसीबी मतलब क्या, ऑयल सर्किट ब्रेकर। एक मिनिमम ऑयल होता है, दूसरा मैक्सिमम ऑयल होता है। यहाँ मिनिमम ऑयल वाले की बात की जा रही है। तो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल है वो किस पर्पस के लिए आप यूज में लाओगे। पहला दिया गया है टू एक्ट एज अ सर्किट ब्रेकिंग मीडियम ओनली, या फिर फॉर सर्किट ब्रेकिंग एंड प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, या फिर सी फॉर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन ओनली, या फिर डी फॉर नन ऑफ द अबव पर्पसेस। तो देखिए जब भी आपसे कहा जाए मैक्सिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो इसमें क्या होगा, तेल पूर्णतया भरा होगा, और दूसरा है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो इसमें तेल पूर्णतया भरा नहीं होगा। जब तेल पूर्णतया भर दिया जाएगा तो जो सर्किट ब्रेकर में लाइव कॉन्टेक्ट्स होंगे, और जो ये बॉडी किसकी होती है भाई, मेटल की होती है, तो लाइव कॉन्टेक्ट्स और बॉडी को सेपरेट करने में आप पूर्णतया तेल को भर दोगे तो वो बन जाएगा क्या, मैक्सिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। लेकिन जो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है उसमें आप पूरा तेल नहीं भरोगे, तो वहां का तेल आपका हाँ इंसुलेशन तो प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ आपका तेल क्यों भरा जाता है, जिससे जो आर्क उत्पन्न हो रही हो वो तुरंत ही क्या हो जाए, इंटरप्ट हो जाए और बुझ जाए। तो यहाँ पे हम लोग सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल भरा गया है, ठीक, भले से वो मिनिमम वाला ही हो, इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा ही करेगा, और उसके साथ साथ वो क्या करेगा, आग को बुझाने में भी सहायता प्रदान करेगा। जब मैक्सिमम ऑयल में पूछे तेल क्यों भरा जाता है, तो इंसुलेशन भी करेगा, आग को बुझाएगा भी, ठीक, और उसके साथ साथ आपके लाइव जो सजीव यानी फेज वायर हैं, जो फेज पार्ट हैं, और जो ये मेटल का बॉडी है, इसके बीच में सेपरेशन भी प्रोवाइड करेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हम लोग मिनिमम ओसीबी पूछा था, तो ऑप्शन नंबर मार्क करेंगे टू एक्ट एज अ सर्किट ब्रेकर मीडियम ओनली, बी फॉर सर्किट ब्रेकिंग या प्रोवाइडिंग, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये थोड़ा समझ के करिएगा, मैक्सिमम पूछा है कि मिनिमम पूछा है। ठीक है, मैक्सिमम में थोड़ा सा और एडवांटेज मिल जाएगा, इंसुलेशन तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा इन दोनों के बीच, लेकिन जब मैक्सिमम कह देगा पूर्णतया तेल से भरा हुआ है, तो लाइव वाला वायर और जो आपकी बॉडी है वो भी पूरी क्या होगी, सेपरेट हो जाएंगी, कोई भी कॉन्टेक्ट कहीं भी टच में नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23,
हॉलो कंडक्टर आर यूज इन अ ट्रांसमिशन लाइन टू, किस लिए यूज करते हो आप लोग हॉलो कंडक्टर का? तो वैसे तो कई रीजन है, लेकिन ऑप्शन में आपको एक बताना है, रिड्यूस द वेट ऑफ कॉपर, तो ठीक है कॉपर का वेट तो कम हो जाएगा। फिर है बी, इंप्रूविंग द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इंप्रूव नहीं होगी। सी बोला है रिड्यूस कोरोना, कोरोना घटेगा, जी हाँ इलेक्ट्रिकल कोरोना घट जाएगा। डी, इंक्रीज द पावर ट्रांसफर कैपेसिटी, तो डी वाला भी सही नहीं है। अच्छा ए भी सही है, बी वाला भी सही है, तो ए वाला क्यों नहीं मार्क करेंगे? हम क्या इसलिए करते हैं कि नहीं कॉपर का वेट कम हो जाए, उससे ज्यादा सुटेबल ऑप्शन कौन सा है? सी वाला मिल रहा है हमको कि जो कोरोना है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जब आप यूज करेंगे हॉलो कंडक्टर को। ठीक, बात समझ में आई? तो यहां पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। और एक चीज याद रखिएगा, स्किन इफेक्ट भी क्या हो जाता, स्किन इफेक्ट भी घट जाता। हॉलो कंडक्टर यूज करने से स्किन इफेक्ट भी आपका घट जाएगा। ठीक भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। In order to tune a parallel resonance circuit to a low frequency, the capacitance must be, यानी एक कोई भी आपकी रिजोनेंस सर्किट है उसको अब लो फ्रिक्वेंसी पर ही रिजोनेट कराना है, अवनादी अवस्था में ले जाना है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा कि जीरो करना पड़ेगा? तो रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी एफ आर बराबर 1/2 पाई रूट टाइम्स एल सी, ठीक है, अंडर रूट एल सी। तो सी की वैल्यू को अगर आप बढ़ाओगे तभी तो एफ आर की वैल्यू कम होगी, है ना? तो सी की वैल्यू क्या करना पड़ेगा बंधु? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे सी बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घट जाएगी। और यही पूछा है जितने पर उन्नाद हो रहा था उससे क्या कराना है, लोअर फ्रीक्वेंसी पर ही कराना है, तो सी की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट्स मीन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। The air blast circuit breaker for 400 kV system are designed to operate in, जो ACB है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, उसकी डिजाइन कितने समय में ऑपरेट करने के लिए की जाएगी? 400 kV के लिए 0.1 सेकेंड बहुत समय हो जाएगा, 0.5 सेकेंड ये भी ज़्यादा समय इलेक्ट्रिकल में, 50 मिली सेकेंड या फिर 100 माइक्रो सेकेंड। तो डी तो बहुत ही कम हो गया। सी वाले पे आएंगे, 50 मिली सेकेंड का समय लेगा वो ऑपरेट करने के लिए कितने केवी की क्षमता पर? 400 केवी के लिए। जितना ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा उतना टाइम पीरियड आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा कि उतने कम समय में क्या हो जाए, ऑपरेट हो जाना चाहिए सर्किट ब्रेकर। ठीक, चलिए तो ये हम लोग के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के। कल ही हम लोग फिर से मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।